अस्सलाम है। वालेकुम सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। और फोन पे लगा हुआ है। कब से नहीं स्टेटस आने आएगा कल से हम लोगों ने हाँ लेकर आए। क्या करना है वो तो और स्किन खराब करती है। ठीक है, पहले आप लोग ये आगे पढ़ लें थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो MCQs के आंसर लगवाने थे वो मैं लगवा देती हूँ। और आप लोग सारे अपने माइक को म्यूट कर लें। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉयल, जिससे पहले हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर पढ़ा था और देन हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर पढ़ा था। वाटर के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़े थे कि वाटर के अंदर कौन कौन सी जो आपके पास माइक्रोब्स होते हैं वो प्रेजेंट, ठीक है, और उनकी वजह से वाटर बोर्न डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। फिर हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर पढ़ा। एयर में आउटडोर एयर पढ़ा था, इंडोर एयर पढ़ा था। आउटडोर एयर की वजह से क्या इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं या उनमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की जो डिजीजेज हैं वो पैदा हो सकती हैं। देन आप लोगों ने इंडोर एयर पढ़ा। इंडोर एयर में जो माइक्रोब्स हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं और कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो इंडोर एयर में एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर या आपका इम्यून सिस्टम किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, वो आप लोगों ने पढ़ा। फिर एयर के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे कम कर सकते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एयर के अंदर कौन कौन से मतलब ऐसे मेथड्स यूज किए जाएं जिनके थ्रू जो एयर है उसको फिल्टर किया जा सके। और ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने पढ़ा दी थी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर और माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर में। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट करवाया था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल बेसिकली क्या होती है, ठीक है, और सॉइल की डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था सॉइल के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिनमें 5 मेजर कैटेगरीज थी। मिनरल पार्टिकल्स थे, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर, गैसेस और बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जिनमें मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बताया था कि सॉइल के अंदर जो ज़्यादा डोमिनेंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनमें एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकॉन था। और जो लेस डोमिनेंट मतलब जिनकी क्वांटिटी कम होती है, निग्लेजिबल होती है, उनमें आप लोगों ने पढ़ा था कैल्शियम एग्जिस्ट कर सकता है, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, टाइटेनियम, मैंगनीज। और इसके अलावा उनमें साइज की जो रेंज थी वो डिस्कस की थी। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉइल को हम उनके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स की बेस पे 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल थी और इनऑर्गेनिक सॉइल थी। ऑर्गेनिक सॉइल में जिनमें ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक सॉइल थी उसमें ज़्यादातर जो थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था ये मिनरल्स का फर्स्ट पढ़ा था। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था वाटर के सॉइल के अंदर जो वाटर की अमाउंट होती है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट कंडीशन पर, मतलब इर्द गिर्द की आबो हवा किस तरह की है और वो डिपेंड करती है कि आपकी जो सॉइल है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर के अंदर सॉइल के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस है वो इस वजह से आप कह लो इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन होती है जो कि वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होती है और थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट्स या प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उनके जरिए अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट तक वो जो न्यूट्रिशन होती है वो सप्लाई की जाती है। जस्ट लाइक लीव्स हो गए, उनके स्टेम्स आ गए, और लीव्स के आगे जो उनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जहाँ से फ्रूट्स
प्लांट ने बनाने होते हैं, वहां तक सारी की सारी जो न्यूट्रिशन होती है वो ज्यादातर वाटर के अंदर डिजोल्व होके और थ्रू रूट्स जो है वो जाती है आपकी जो प्लांट्स के अपर पोर्शन होते हैं वहां तक। फिर आज हम लोगों ने पढ़ना था गैसेस। गैसेस से स्टार्ट करना था कि गैसेस कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि ज्यादातर प्लांट्स के अंदर या सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और वो कैसे प्लांट्स को सप्लाई की जाती हैं। इसमें ऐसा है कि जो आपके बहुत लेंथी लिखा हुआ है, ये मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बता दूंगी। इनमें से जो जो चीजें आपने याद करनी होंगी उनको आप हाईलाइट कर लेना या पेंसिल से उनको अंडरलाइन कर लो, जो चीजें आपने याद करनी है। सबसे पहले गैसेस में देखते हैं, गैशियस फेज ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि सॉइल के अंदर ज्यादातर जो गैसेस हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं। उनमें नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 ऑक्सीजन और नंबर 3 नाइट्रोजन। ये 3 किस्म की जो गैसेस हैं वो इस तरह की होती हैं जो कि सॉइल के अंदर ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेस आर डिजॉल्व इन वाटर बट मच इज प्रेजेंट primarily इन स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। वो कहते हैं जो इनके अंदर गैसेस की अमाउंट होती है वो कुछ हद तक, मतलब मिनिमम अमाउंट उसकी या स्मॉल अमाउंट जो होती है वो डिजोल्व वाटर के अंदर डिजोल्व होके आप कह लो कि प्लांट्स तक जाती है। लेकिन ज्यादातर जो गैसेस की अमाउंट होती है जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसेस पाई जाती हैं, जैसे एक पार्टिकल है सॉइल का, दूसरा सॉइल का पार्टिकल है या दूसरा मॉलिक्यूल है, तो उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो खाली स्पेसेस होती हैं उन स्पेसेस के दरमियान में गैसेस फिल होती हैं और वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से सॉइल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब गैसेस क्यों जरूरी होती हैं। द रूट सिस्टम ऑफ द हायर प्लांट, के प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है, मतलब आप कह लो जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर रूट्स बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, जड़ें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, उन जड़ों के जरिए से भी इन गैसेस को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। मैनी स्मॉल एनिमल, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स के कुछ आपके पास ऐसे भी मतलब फसलें होती हैं या प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ये रोडेंट्स, इंसेक्ट और वर्म्स वगैरह पाए जाते हैं, तो इनके थ्रू भी काफी हद तक जो गैसेज है उनकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और ट्रेमेंडस नंबर ऑफ माइक्रोब्स, या ट्रेमेंडस का मतलब होता है हाई क्वांटिटी, एक मतलब आप कह लो कि ठीक अच्छी क्वांटिटी के अंदर वो पाए जाते हैं, या हाई नंबर आप उसको बोल सकते हो कि माइक्रोब्स का अगर वहां पर हाईली एरिया कंसिस्ट कर रहा है या बहुत ज्यादा माइक्रोब्स उस एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वो गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीजें आपने याद करनी है। नंबर 1, जो सॉइल के अंदर मेनली जो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। और जो गैसेस होती हैं वो या तो वाटर के अंदर डिजोल्व होके प्लांट्स तक जाती हैं या फिर ज्यादातर प्लांट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वहां पर वो गैसेस फिल होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो रूट सिस्टम होता है प्लांट्स का वो भी इन गैसेस की ट्रांसपोर्ट करवाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे रोडेंट्स, इंसेक्ट और वर्म्स जो फसलों को कीड़े लगते हैं, वो भी इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी मदद से भी जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है वो हो सकती है। अब नेक्स्ट है माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल। माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ सॉइल का मतलब है कि मट्टी के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें सबसे पहले तो नंबर 1 है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की आप हेडिंग लिखेंगे। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने लिखना है कि ऑलमोस्ट हाई क्वांटिटी जो है वो बैक्टीरिया की पाई जाती है, मतलब बिलियंस ट्रिलियंस में जो बैक्टीरिया की क्वांटिटी होती है एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, सेकेंड बैक्टीरिया की टाइप्स जो एग्जिस्ट कर सकती है सॉइल के अंदर, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, और वो अपनी खुराक के लिए दूसरे जो जानदार होते हैं या दूसरे जो अदर पॉपुलेशन होती है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स, हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं बिकॉज वी कैन नॉट प्रिपेयर
और फूड हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो हमें ये किसका माइक ऑन है? 1000 दफा मैंने आप लोगों को कहा है अपना माइक म्यूट रखा करें। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफ्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ऐसे बैक्टीरिया को हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। मीजोफिल्स, मीजोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सरवाइव करते हैं एट मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब दरमियाने मौसम में वो सरवाइव कर सकते हैं, दरमियानी हीट पर वो सरवाइव करते हैं, कि ना तो ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं और ना ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन ग्रो ऑन द मॉडरेट एनवायरनमेंट या मॉडरेट हीट, मतलब उनको अपनी ग्रोथ के लिए मॉडरेट हीट चाहिए होती है, दरमियानी हीट चाहिए होती है, जो ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा कम हो। ठीक है। कि बहुत ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट में भी ये सरवाइव नहीं कर सकते। दे कैन ओनली ग्रो ऑन मॉडरेट टेम्परेचर, के ये मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो कर सकते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं मेसोफिल्स। और इनके लिए जो टेम्परेचर रेंज होती है, मतलब जिसपे ये हाईली ग्रो कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ये ग्रो कर सकते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है ये जो आपके पास साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है बैक्टीरिया, विच इज साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया मेसोफिल की कैटेगरी में आता है कि ये मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करता है। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है थर्मोफिल्स। थर्मोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, देखो उसके नाम से पता चल रहा है, थर्मो का वर्ड जैसे थर्मोमीटर होता है ना, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो थर्मोफिल्स, थर्मोफिल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हीट पर ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब जिनको अपनी ग्रो के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उनको हम कहते हैं थर्मोफिल्स। ठीक है। और इनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं। मतलब इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 41 से लेके 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। हाई टेम्परेचर पर जो बैक्टीरिया ग्रो करने की एबिलिटी रखते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोफिल्स। और सल्फर ऑक्साइडर्स, सल्फर ऑक्साइडर्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ये सल्फर के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये बस आप इनका नाम याद रख लो। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एनवायरनमेंट में, और उसकी वजह से नाइट्रोजन साइकिल चलता है। प्रोटीन डाइजेस्टर, प्रोटीन डाइजेस्टर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है। ये जो मसल मैस होता है, हमारी बॉडी का सारा मैस, डिकम्पोजिशन होती है, ये सारे बैक्टीरिया ये प्रोटीन डाइजेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसकी स्किन सारी ऊपर से खराब हो जाती है, स्किन उसकी डिकम्पोजिशन होती है, सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, स्केलेटन उसका रह जाता है। तो ये जो ऊपर का सारा मसल मैस वगैरह जो बैक्टीरिया इनगल्फ करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द प्रोटीन डाइजेस्टर बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसमें आप लोग याद दो चीजें करना। नंबर वन ये है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या देयर आर हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सॉइल। एक ये लाइन ऐड कर लेना और उनमें लिखना द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट, कि वो बैक्टीरिया की टाइप्स जो कि इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें नंबर वन ऑटोट्रॉफ्स, नंबर टू हेटरोट्रॉफ्स, नंबर थ्री मेसोफिल्स, नंबर फोर थर्मोफिल्स, नंबर फाइव सल्फर ऑक्साइडर्स, नंबर सिक्स नाइट्रोजन फिक्सर एंड नंबर सेवन इज प्रोटीन डाइजेस्टर। बस ये सिर्फ आपने इस तरह पॉइंट्स में बनाकर इसको याद कर लेना है, जिसमें मैंने आपको बताया है ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, मीजोफिल्स वो बैक्टीरिया हैं जो कि अपनी फूड के लिए या जिनको अपनी ग्रोथ के लिए मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर होता है, विच इज अबाउट 20 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है साल्मोनेला। सिर्फ आपको याद
रखने के लिए बताई है। और थर्मोफिल्स हैं, थर्मोफिल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं और उनकी ग्रो के लिए टेम्परेचर रेंज होती है अबाउट 41 टू 122 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और सल्फर ऑक्साइडर्स, ये मैंने बताया, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर, जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं। और प्रोटीन डाइजेस्टर, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स में याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई इन द सॉइल, कि अब सॉइल के अंदर माइक्रोबियल फ्लोरा में, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, उनमें नंबर 1 बैक्टीरिया था। नंबर 2 सेकेंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एग्जिस्ट कर सकता है, इट इज फंजाई। फंजाई में कौन कौन से बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसमें आप सिर्फ ये वाली एक लाइन लिख लेना, देयर नंबर रेंज फ्रॉम 1000 टू हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। कि मतलब आप कह लो कि हजार से लेकर तकरीबन लाखों तक जो फंजाई है वो इसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी फंगस हो सकती है जो इसमें एग्जिस्ट कर सकती है, उसमें लिखना मोल्ड, ये MOULD, ये मोल्ड की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इट इज MOLD, ठीक है। मोल्ड ग्रो कर सकती है उसके अंदर, ठीक है। और ये लिख के, मतलब आप इसमें ऐसे लिखना कि the number of fungi, या there are many types of fungi, या there are thousands of fungi are present in the soil, ठीक है। और उसमें फिर सेकेंड लाइन आप लोग लिखना, the main fungi which is present in the soil are mold, के मोल्ड जो हैं वो ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद एक लास्ट लाइन में लिखना कि फंजाई, सॉरी, ये वाली, यीस्ट आर जनरली नॉट फाउंड, के मतलब आमतौर पर जो यीस्ट होती है, फंजाई की जो टाइप होती है, वो सॉइल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मतलब बहुत कम ऐसी जगह होती हैं, जैसे ये बाग वगैरह की जो सॉइल होती है, फलों के जो बाग होते हैं, ऑर्चर्ड्स होते हैं, और इनके अंदर जो है वो यीस्ट एग्जिस्ट कर सकती है। अदरवाइज इनके अलावा सॉइल के अंदर यीस्ट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। दो लाइनें आपने इसमें याद करनी है। नंबर 1, देयर आर 1000 to 100,000 species of fungi are present in the soil. Molds are present in large amount. Molds इसमें large amount में पाए जाते हैं। And usually fungi are, and usually yeast are not found in the soil. और आमतौर पर जो यीस्ट होती है वो सॉइल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। आपने फंजाई की 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, एक यूनिसेलुलर फंगस थी जिसको यीस्ट कहती है, मल्टी सेलुलर फंजाई थी जिसको मोल्ड कहती हैं, और एक मशरूम्स होती है विच इज यूज फॉर द ईटिंग पर्पस, जो कि हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ मोल्ड जो है वो आपके पास सॉइल में एग्जिस्ट कर सकती है, सॉरी। या फिर जो मशरूम्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ग्रो कर सकती हैं, जो यीस्ट होती है वो इसमें ग्रो नहीं करती, ठीक है। सिर्फ इसमें ये आपने 3 लाइनें याद करनी है। नेक्स्ट आता है एलजी इन द सॉइल। एलजी इन द सॉइल में आप लोगों ने लिख के, कि मतलब सॉइल के अंदर एलजी कौन कौन सी ग्रो कर सकती है, इसमें आप लोगों ने लिखना है द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलजी आर प्रेजेंट इन द सॉइल, के फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलर्जी जो सॉरी एलजी जो है वो प्रेजेंट होती हैं सॉइल के अंदर। उसमें नंबर 1 आप लिखेंगे ग्रीन एलजी। ग्रीन एलजी की टाइप जो है वो क्लोरोफेशी, ये क्लोरोफेशी, ये ग्रीन एलजी है, ठीक है। जो सब्स कलर की जो एलजी होती है, ग्रीन एलजी जिसको बोलते हैं, उसकी जो टाइप है क्लोरोफेशी, ये एग्जिस्ट करती है। और इसके अलावा जो सेकंड एलजी की टाइप एग्जिस्ट कर सकती है सॉइल में, इट इज डाई एटम्स, ठीक है। डाई एटम्स, या जिनको हम बेसिलैरियोफाइसी भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिलैरियोफाइसी भी कहते हैं। ये इनका ग्रुप का नेम लिखा हुआ है, ये बेसिलैरियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये इनकी क्लासेस हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली इनका जो नेम लिया जाता है वो ग्रीन एलजी और डाई एटम्स, ये है ग्रीन एलजी, क्लोरोफाइसी होती है, और जो डाई एटम्स होती हैं, डाई एटम्स ये एक सेपरेट ग्रुप होता है एलजी का, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, या आप कह लो जिनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो ग्लास के हाउसेज होते हैं ना, मतलब जो शीशे के बने हुए आप कह लो घर होते हैं,
या शीशे के बने हुए जो एरियाज होते हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ग्रो कर सकती हैं, ये जो डाई एटम्स होती हैं। ठीक है, एलजी की वो टाइप जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्लास के अंदर ग्रो करती है, वो डाई एटम्स होती हैं। ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ लिखने की ये जरूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ लिखेंगे द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलजी आर प्रेजेंट इन द सॉइल, जिसमें नंबर 1 ग्रीन एलजी, ब्रैकेट में लिखना क्लोरोफाइसी, ये उसकी क्लास का नेम है। और सेकंड जो इसमें प्रेजेंट होती है वो डाई एटम्स हैं, और डाई एटम्स के अंदर ब्रैकेट में लिख देना बेसिलैरियोफाइसी, ये भी इसकी क्लास का नाम है। ठीक है, बस ये आपको इसमें दो नाम याद करने हैं, नंबर 1 ग्रीन एलजी क्लोरोफाइसी, और नंबर 2 डाई एटम्स या बेसिलैरियोफाइसी। ये इनके 2 नेम्स हैं जो कि एलजी जो सॉइल के अंदर ग्रो कर सकती है। ठीक है, बाकी पैराग्राफ स्किप कर दें, वो याद करने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज भी आएगा तो वो इसी एक लाइन में से आएगा। नेक्स्ट आपके पास नंबर 4 है प्रोटोजोआ इन द सॉइल, के मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटोजोआ आर आल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही एक टाइप होती है, और इसके अंदर सारे के सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। ठीक है, ये प्रोटोजोआ की डेफिनेशन है। प्रोटोजोआ वो फैमिली होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आती है। यूनिसेलुलर का मतलब है दे आर ओनली कंसिस्ट ऑफ वन सेल, कि उनके अंदर सिर्फ एक सेल पाया जाता है। ऑब्वियसली अब एक सेल वाला होगा तो वो आपको आम आंख से तो नजर नहीं आएगा, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ही जरूरत होगी, तो दैट्स वाई दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इस वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन है क्या, ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। यूकैरियोट दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, वो यूकैरियोट होती है, या उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट का वर्ड मेडिकल टर्म में या मेडिकल साइंस में न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल होता है, कैरियोट का। तो कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, और प्रो मतलब बिफोर न्यूक्लियस, के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूक्लियस बनने से पहले ही मतलब आपके यहाँ लोग वजूद में आ गए थे, या जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटोजोआ हैं दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, यूकैरियोट की स्पेलिंग है EUKARYOTES, यूकैरियोट्स। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, कि ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल वो जानदार होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपने, ये मैंने आपको प्रोटोजोआ की डेफिनेशन बताई है, और वो प्रोटोजोआ जो सॉइल में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें सिर्फ आपको एक लाइन याद करने की जरूरत है, वो ये वाली लाइन, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फाउंड इन द सॉइल। बहुत सारे ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बट फ्लैजिलेट्स एंड अमीबा, लेकिन जो इसमें फ्लैजिलेट्स और जो अमीबा होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैम प्रोटोजोआ को थोड़ा सा दोबारा बता देना। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के लिए मैंने आपको बताया है, प्रोटोजोआ आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, के प्रोटोजोआ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं, इस वजह से इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। और यूकैरियोट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोटोजोआ के ऊपर लिख लो आप लोग यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सॉरी सिंगल सेल, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, बस इसमें ये वाली लाइन आपने याद करनी है, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर फाउंड इन द सॉइल। ठीक है, आगे लिख देना फॉर एग्जांपल फ्लैजिलेट्स एंड अमीबा। बस यहाँ तक आपने ये इसको करना है, बाकी ये जो सारा लिखा हुआ है इसको कट कर देंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ तक ये आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको जो चीजें याद रखने के लिए कही है, गैशियस वाले में तो आपको मैंने कहा है कि गैशियस में आपने याद रखना है कि वो और
कौन कौन सी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं सॉइल में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये ज्यादातर वाटर के अंदर मिनिमम इनकी जो अमाउंट होती है वो वाटर में डिसॉल्व होके प्लांट्स तक जाती है, नहीं तो जो सॉइल के दरमियान में, सॉइल के पार्टिकल के दरमियान में जो स्पेसीज होती हैं उनमें ये गैसेस डिसॉल्व हुई भी होती हैं। फिर मैंने आपको बताया है माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 मैंने आपको कहा है बैक्टीरिया। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द सॉइल। उनमें नंबर 1 मैंने बताया है ऑटोट्रॉफ्स, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, मीजोफिल्स जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, ठीक है, विच इज अबाउट 21 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मोफिल्स जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं 41 से लेके 122 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सल्फर ऑक्साइडर्स हैं, उनमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सर हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है, और उनमें प्रोटीन डाइजेस्टर होती है। इसमें ये चीज आपने याद करनी है। फंजाई, ज्यादातर जो फंजाई है मतलब थाउजेंड्स या 100 of 1000 फंजाई इसमें एग्जिस्ट करती हैं, और उसमें जो सबसे ज्यादा फंगस पाई जाती है वो मोल्ड है, और यीस्ट नॉर्मली जो है वो सॉइल के अंदर नहीं एग्जिस्ट करती, ये याद करना है। एलजी में मैंने आपको बताया है कि जो एलजी सॉइल में एग्जिस्ट करती हैं उनमें 2 टाइप्स ऑफ एलजी हैं। नंबर 1 है ग्रीन एलजी क्लोरोफाइसी, और नंबर 2 मैंने आपको बताया है डायटम्स या बेसिलैरियोफाइसी। इसमें ये याद करना है। और प्रोटोजोआ, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ फाउंड इन द सॉइल, कि प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सॉइल के अंदर बहुत सारी टाइप्स के प्रोटोजोआ एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें 2 डोमिनेंट हैं, जिनमें नंबर 1 है फ्लैजिलेट्स और नंबर 2 है अमीबा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ ले। नो मैम। क्लियर मैडम। समझ आ गई? मैम ये यूकैरियोट्स की स्पेलिंग रिपीट कर दें जरा। कैरियोट्स की जी मैम। यूकैरियोट की स्पेलिंग है EUKARYOTES। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम बैक्टीरिया नो मैम। दोबारा जी क्या दोबारा बता दूं? बैक्टीरिया वाला दोबारा बताओ। बैक्टीरिया में मैंने आपको यही बताया है कि कौन कौन सी टाइप के बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं सॉइल में। उनमें ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उनमें हेटेरोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। नंबर 3 मीजोफिल्स हैं जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं, मतलब दरमियाने मौसम में या दरमियानी हीट पर वो रह सकते हैं, ना तो ज्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट हो और ना ज्यादा हॉट एनवायरनमेंट हो। उसकी एग्जांपल मैंने आपको साल्मोनेला टाइफी बताई थी जो टाइफाइड फीवर कॉज करता है। और थर्मोफिल्स हैं, थर्मोफिल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और उनकी जो टेम्परेचर रेंज मैंने 41 से 122 डिग्री सेंटीग्रेड बताई थी। सल्फर ऑक्साइडर्स थे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर थे जो नाइट्रोजन को फिक्स करवाते हैं एनवायरनमेंट में। और प्रोटीन डाइजेस्टर थे जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं या प्रोटीन की डिकम्पोजिशन करवाते हैं। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैडम, मैं क्या थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ? जी श्योर, बोलें। प्रोकैरियोट्स का आपने बोला कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो वेल डिफाइंड होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस तो होता है लेकिन वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। बस ये बताना था क्योंकि आपने बोला था प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस उनके नहीं होता। अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उनमें ये होता है कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, न्यूक्लियस तब बनता है जब उसकी साइड पे एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इनके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो एज इट इज साइटोप्लाज्म के अंदर वो पड़ा होता है। मतलब इनके अंदर ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स तो प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लेकिन उस न्यूक्लियर मटेरियल को एक जो डिफाइंड एरिया, जैसे यूकैरियोट्स के अंदर उस न्यूक्लियर मटेरियल को एक डिफाइंड एरिया के अंदर रखा होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस की तरह का एरिया न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जैसे आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस लाइक एरिया, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि न्यूक्लियस आप तब डिफाइन करते हो जब न्यूक्लियस के साइड पे एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि उसको जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सेपरेट करती है। एक आपके पास एरिया होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल पड़ा होता है ना वो सारा न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो एरिया सारा होता है वो साइटोप्लाज्म का होता है या प्रोटोप्लाज्म उसको कहते हैं। तो जब
ये 2 एरियाज जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनमें मिक्स अप हुए होते हैं, कि उसमें आप बता नहीं सकते कि ये वाला एरिया न्यूक्लियोप्लाज्म का है, कि मतलब यहाँ पर डोमिनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाला मटेरियल है और ये साइटोप्लाज्म क्या, ये सिर्फ आप जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप लोगों का मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में एंड हो जाएगा, तो आप लोगों को मैंने एक आंसर की लगवानी थी, वाटर वाले की आज करवा लो, और जो फिर रह जाएगा एयर और सॉइल है तो तीनों मेरे पास, लेकिन अभी फिर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर तो आप लोग कहती हो तो मैं करवा देती हूँ। मैडम आंसर तो हमने लगाए हुए हैं, आपने कहा था लगा के लाने हैं। जी, लेकिन वो आप कुछ ने लगाए होंगे और ऑब्वियसली कुछ बच्चों ने नहीं लगाए होंगे, और जिन्होंने लगाए होंगे उनके भी कोई ना कोई वो मैच कर लो कि कुछ गलत ना हो। ओके मैम। आप लोगों ने इसकी प्रिंट निकलवा लिया था? मैंने आपको कहा था कि जो फाइल में सेंड करूंगी उसका आप लोग प्रिंट निकाल लें ताकि उस पर आप आंसर लगवा लें। और ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों की चेक करनी है, ये अभी कॉलेज ओपन होने वाले हैं ऑलमोस्ट, तो फिर ये मैं आप लोगों की चेक करूंगी असाइनमेंट सारी। यस मैडम, प्रिंट निकलवा के कर लिया। निकलवाए हुए हैं। हाँ जी, जो लास्ट मैंने आपको सेंड किए थे उसके भी प्रिंट्स निकलवा के और उसको आपने प्रॉपर आंसर उस पर हाईलाइट करके वो सारी आपने एक प्रिंटेड फॉर्म में ये पूरी आपने एक असाइनमेंट रखनी है अपने पास, जो आपकी माइक्रो की कॉपीज हैं उनके साथ अटैच कर लें इसको। ये जब आप लोग आएंगे मैं चेक करूंगी सारी। अच्छा, फिर मैं इधर से मीटिंग एंड कर देती हूँ और आप लोग काइंडली दोबारा ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब तकरीबन 4 मिनट रह गए हैं, अब वो वेट करना पड़ेगा, वो 4 मिनट भी ज़ाया होंगे, तो उतनी देर में आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके मैडम। ओके ओके मैम।